हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चैप्टर 3 को लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव सेक्शन की वीडियो होगी और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव सेक्शन को लेकर आऊँगा। एक्चुअली में दोनों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाया करती थी, इसलिए मैंने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर 1 मतलब चैप्टर 1 के सॉल्यूशन और चैप्टर 2 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। और आप मुझे ध्यानम क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे @ध्यानम क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं और इंस्टा पे हमें ravi.ranjan.186 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। और ये आज है हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं मानव में जनन। और ये वीडियो आज का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव सेक्शन की वीडियो होने जा रही है, ठीक है। और जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और आपके पास 5 सेकेंड के समय होंगे और उस समय में आप उसका सही आंसर को आपको ढूंढना है, सही आंसर को आपको बताना है। और उसके बाद मैं आपको उसके आंसर के साथ मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि और उसके साथ साथ मैं तरह तरह के गूगली क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा, और ताकि आप जो है उस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप एग्जाम में अच्छे से करके आओ। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहें। ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा जाता है युग्मक निर्माण के क्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2012 और 2021 में पूछे गए हुए हैं। तो आपके पास ये रहा 4 ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। जरा आप लोग इसका आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनका ये आंसर ए नंबर का है युग्मक जनन, उसके करेक्ट आंसर है। युग्मक जनन को ही कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के द्वारा ही युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन या इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। जिन बच्चों ने इसका आंसर ए टिक किया है उसके एकदम ही करेक्ट आंसर है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके गूगली क्वेश्चन को बताता हूं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इसको लिखते जाएंगे, ताकि एग्जाम के समय बस आपको देखना है और एग्जाम के लिए निकल लेना है। तो आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन के वीडियो को जरूर देख कर जाएं। एक नज़र से आप देख लें और फिर आप वहां पे जाना, देखना आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैं गूगली क्वेश्चन बताता हूं, इससे क्या क्या गूगली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आपको एकदम आप जब भी नोट में लिखो ना, इसको आप हाईलाइटेड करके लिखना, क्योंकि यहाँ से आपके तरह तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनते हैं। आपको पता है कि मतलब जो है ये जो जर्म सेल होता है, जनन मतलब जनन कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में जर्म सेल कहते हैं और हिंदी में जनन कोशिका कहते हैं। और जनन कोशिका से ही युग्मक बनता है। जनन कोशिका से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और इसके बनने की क्रिया को ही कहते हैं युग्मक जनन, और इंग्लिश में कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। और आपको पता है ये युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक को मेल गैमेट्स कहा जाता है और मादा युग्मक को
हाँ, फीमेल गैमेट्स का नाम दिया गया। तो आप यहाँ देखें युग्मक दो प्रकार के हैं, एक मेल गैमेट्स हो गया और दूसरा जो है ये हमारा फीमेल गैमेट्स है। अच्छा, नर युग्मक में हम लोग जानते हैं ये क्या है, मतलब स्पर्म की बात होती है और मादा युग्मक में बात होती है, ओवम की बात होती है। अच्छा, पता है ये जो नर युग्मक है किस कोशिका से बनता है? नर युग्मक जो बनता है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। किस सेल से बनता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। जी हाँ दोस्तों, आप इसको एकदम अच्छे से याद रखना। यहाँ से गूगली क्वेश्चन आपको जब डाले जाएंगे तो आप एकदम लपेट के मारना बाउंड्री के बाहर। तो युग्मक, नर युग्मक में, नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? ह्यूमंस में स्पर्मेटोगोनिया सेल से। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल किसको बनाता है? स्पर्म को। और स्पर्मेटोगोनिया सेल से जब स्पर्म बनते हैं, ये क्रिया कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं हिंदी में शुक्राणु जनन। क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो ऊगोनिया सेल से होता है। किस सेल से होता है? ऊगोनिया सेल से होता है। और ऊगोनिया सेल से ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु के निर्माण होने की घटना को कहते हैं ऊजेनेसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंड जनन। क्या कहा जाता है? अंड जनन। तो ये आपको एकदम याद रखना है। आपसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अंडाणु का निर्माण किससे होता है? ऊगोनिया सेल से होता है। पूछेगा स्पर्म के निर्माण किससे होता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल से होता है। या पूछा जाएगा स्पर्म के निर्माण की घटना क्या कहलाती है? शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, इंग्लिश में ऊजेनेसिस कहते हैं। आप इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्टार मार्क करके लिखते जाएंगे हाइलाइटर से। ये जितनी भी मैं गूगली पढ़ा रहा हूँ ये हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करना है, ठीक है? और आप एग्जाम में जाएंगे तो देखना यहाँ से कितने सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। ले लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छा है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किससे होता है? क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन, मतलब शुक्राणु जो बनने की क्रिया है उसको कहते हैं शुक्राणु जनन। अब उसका नियंत्रण किससे किया जाता है? ये हैं आपके 4 ऑप्शन। ये 2015 में एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। 2015 के एनुअल एग्जाम में ये पूछे गए हैं और ये है आपके 4 ऑप्शन। जरा इसमें से आप सेलेक्ट करके बताएं कि इसका सही आंसर कौन है, इसके करेक्ट आंसर क्या है। तो 5 सेकेंड का समय लेंगे और इसका आंसर को कमेंट में लिखेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने इसका आंसर LH मारा है, बी नंबर का मारा है, वो करेक्ट है। ये LH हार्मोन के कारण मेल के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। LH हार्मोन को कहा जाता है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है? ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। और ये हार्मोन के ही कारण मेल के अंदर जो है वो स्पर्म बनने की जो घटना है उसको नियंत्रित किया जाता है। पता था आपको? चलिए, नहीं पता था तो इससे हम इसके गूगली को देख लेते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं गूगली पे आता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छा है। LH का वो पूरा नाम है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अब इसके क्या क्या गूगली पॉसिबल हैं उसको देखता हूं और उसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। आपको पता है? डिड यू नो? डू यू नो? आपको पता है क्या? पूछोगे सर क्या मुझे पता है? सब तो आप ही को पता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या याद रखना है। आपको पता है हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। क्या है? कहा जाता है ना कि जैसा सोचोगे वैसा ही आपका शरीर का विकास होगा। तो सोचने में क्या, हमारे ब्रेन जो सोचती है वो मैसेज देती है हमारे ग्लैंड को, और वो ग्लैंड उस तरह के केमिकल को स्रावित करता है, वो हार्मोन को स्रावित करता है जिसके वजह से हमारे शरीर फंक्शन करना शुरू कर देता है।
तो चलिए हमको ये बात अब हटाओ, पहले अभी हम टॉपिक की बात करते हैं। कहा जाता है हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन है GnRH। क्या नाम है? GnRH हार्मोन है। और ये GnRH हार्मोन का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन पता है हमारे किस ग्रंथि पे काम करता है? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, पीयूष ग्रंथि पर ये काम करता है। देखो क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस एक केमिकल निकाला GnRH, और ये GnRH मैसेज किसके यहाँ पहुंच गया? इसका मतलब मैसेज जो है पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचा, और पीयूष ग्रंथि के पास जैसे पहुंचा तो पीयूष ग्रंथि को पता चल गया अब हमें काम करना है। और वो पीयूष ग्रंथि दो तरह के हार्मोन्स निकालते हैं, एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH। LH का नाम है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, और FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एकदम देखिए, कुछ नहीं है, आपको एकदम मेमोराइज कर लेना है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वहां से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहाँ पे मैसेज देता है? किसको मैसेज देता है? वो पीयूष ग्रंथि को मैसेज देता है, और वो पीयूष ग्रंथि उस मैसेज को पाकर कौन से केमिकल निकालते हैं? दो हार्मोन निकालते हैं। कौन से हार्मोन निकाले? दो। कौन कौन सा? एक LH हार्मोन है, दूसरा है FSH हार्मोन है। कौन है? एक LH हार्मोन है, दूसरा FSH हार्मोन है। LH हार्मोन को कहा जाता है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, और FSH हार्मोन को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। अच्छा पता है ये LH हार्मोन जो है, ये LH हार्मोन काम करता है लाइडिंग सेल पर। किस पर काम करता है? लाइडिंग सेल। आप पूछोगे सर ये लाइडिंग सेल क्या है? लाइडिंग सेल वही सेल है जहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, हमारे टेस्टिस के अंदर होता है। ये लाइडिंग सेल कहाँ होता है? हमारे टेस्टिस के स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है ना, उसी के बगल में होता है, उसी के पास होता है लाइडिंग सेल। और लाइडिंग सेल से क्या निकलता है? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। और ये तभी निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन जब यहाँ पर लाइडिंग मतलब जो LH हार्मोन लाइडिंग सेल पे आता है। क्या कर रहा है? लाइडिंग सेल पर कौन हार्मोन आया? मतलब जो LH हार्मोन आया, और LH हार्मोन आने से वहाँ से वो क्या स्रावित करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल के सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये याद रख लेना। तो ये हार्मोन जब निकलना शुरू हुआ तो इस हार्मोन ने कहा नहीं, मुझे तो शुक्राणु के निर्माण में भाग लेना है, और शुक्राणु का निर्माण को कराने लगता है, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा तरफ से जो पीयूष ग्रंथि से एक और हार्मोन निकला जिसका नाम था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये भी सर्टोली सेल पर काम करता है। ये किस सेल पर काम करता है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल वह सेल है जिसको मतलब स्पर्मेटोजुआ को ये मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब इसको इनर्जेटिक मतलब बना के देता है स्पर्म को, वो है सर्टोली सेल। तो अभी छोड़ो सर्टोली सेल क्या है, बस इतना याद रखो FSH सर्टोली सेल पे काम करता है, और सर्टोली सेल भी मतलब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, शुक्राणु निर्माण को कराने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बोलोगे सर ये कितना LH और कितना FSH निकलना चाहिए? एक नॉर्मल मात्रा में निकलना चाहिए। अगर ये ज़्यादा LH निकल गया और ज़्यादा FSH निकल गया तो फिर उसका नुकसान होना तय है। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा निकलने लगता है LH और FSH, तो अगर ये ज़्यादा निकलता है तो इसका निगेटिव मैसेज पहुंचता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस के पास और पीयूष ग्रंथि के पास। जब LH की मात्रा या टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है तो हमारा शरीर क्या करता है? एक निगेटिव मैसेज भेजता है हाइपोथैलेमस के पास और पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि के पास जब ये निगेटिव मैसेज पहुंचता है, निगेटिव फीडबैक कहते हैं, निगेटिव फीडबैक जब पहुंचता है तो पीयूष ग्रंथि को लगता है अरे अब तो कंट्रोल करना पड़ेगा, लगता है ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। तो पीयूष ग्रंथि और हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो GnRH को निकालना कम कर देता है, और जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल
कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से एफएसएच की मात्रा अगर ज़्यादा निकलने लग गई तो सर्टोली सेल से तुरंत तुरंत जो है एक केमिकल निकलना चालू हो जाएगा जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन नाम है। और ये इनहिबिन जैसे निकलना शुरू हो गया तो समझ में आता है अच्छा एफएसएच का लेवल बढ़ गया है। और जैसे इनहिबिन निकलना शुरू हुआ वो तुरंत निगेटिव फीडबैक देता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि को बोलता है अरे रोको रोको, ज़्यादा निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। और पीयूष ग्रंथि क्या करता है? उसे तो रोक देता है और फिर उसकी मात्रा को कम कर देता है। इस प्रकार जो है मेल के अंदर सेक्स हार्मोन जो है कंट्रोल होते हैं। तो ये आपके गूगली क्वेश्चन हैं। यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए मतलब जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा एलएच किस सेल पे काम करता है? लैडिंग सेल पे काम करता है। किसको निकालता है? टेस्टोस्टेरोन को। पूछा जाएगा एफएसएच किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे काम करता है। क्लियर हो रहा है? तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपसे पूछा जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या निकलता है? जीएनआरएच निकलता है। सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच स्रावित होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ काम करता है? पीयूष ग्रंथि पे काम करता है और एंट्रेरी पीयूष ग्रंथि पे काम करता है। और यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आप जरूर इसको एक बार करके जाना एग्जाम में, ठीक है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो बेटा आप जो है बोल्ड हो जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको करके जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? संभाग मतलब हिस्सा, पार्ट, किसका हिस्सा है? एक्रोसोम जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये हमारे 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं और ये रहा आपके 4 ऑप्शन। आप जरा इसमें से सेलेक्ट करके बताना कि इसके कौन से आंसर सही हैं। अब बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर रहे हो तो मतलब आपका पढ़ाई बिल्कुल चौपट है। इसलिए आपको आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है। हाँ, इसके क्या आंसर हो जाएंगे? मानव शुक्राणु के सिर का हिस्सा है। जो शुक्राणु जो है ना, स्पर्म होता है, उसके हेड का हिस्सा होता है हमारा एक्रोसोम। किसका हिस्सा है? हेड का हिस्सा है। क्लियर हो रहा है? ये हेड का हिस्सा होता है, क्योंकि हम जानते हैं शुक्राणु के हेड, शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। एक हेड होता है, मिडिल भाग होता है और टेल होता है। हेड वाला हिस्सा में 3 चीज होता है। एक होता है हमारा एक्रोसोम, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा सेंट्रियोल्स। एक्रोसोम के वजह से वो एग को फर्टिलाइज कर पाता है, क्योंकि एग का जो मतलब बाहरी लेयर होता है वो जोना पेलुसिडा होता है, और वो जोना पेलुसिडा को मतलब डिसॉल्व करने में, उसको तोड़ने में मदद करता है एक्रोसोम। और ताकि वो लेयर हटे, और हटने के बाद स्पर्म अपना न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स को डोनेट कर देता है। किसको? ओवम को। और ओवम जैसे डोनेट किया तो ये घटना फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक्रोसोम किसका हिस्सा है? मानव के शुक्राणु के सिर का हिस्सा है। क्लियर हो गया है? तो चलिए इसके क्या क्या गूगली हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला ये बात तो अपने लोग जानते ही होंगे कि भैया ये जो है हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये स्पर्म के कौन से हिस्से हैं? ये स्पर्म के जो है हेड वाला हिस्सा, ये देख रहे हो ना, ये हेड वाला लिखा हुआ यहाँ पे, ये कौन सा हिस्सा है? हेड का है। और ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा हिस्सा है? ये मिडिल पीस वाला हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका टेल वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये टेल का हिस्सा है। क्लियर है? अच्छा, हेड में 3 चीज आपको नजर आ रहे होंगे। एक जो सबसे आगे नजर आ रहा होगा ये है क्या? एक्रोसोम। ये क्या होते हैं? एक्रोसोम होते हैं। क्लियर है? और ये बीच में जो बड़ा हिस्सा आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं अपने लोग केंद्रक, न्यूक्लियस है। और ये जो है आप एकदम छोटा सा पीछे देख रहे हो ये है सेंट्रियोल्स। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। आप पूछोगे सर ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? तो बेटा ये सेंट्रियोल्स जो है ओवम के अंदर जाने के बाद जायगोट में डिवीजन को कराता है।
ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है विभाजन कराने का काम किसका होता है? सेंट्रियोल्स। अगर ये सेंट्रियोल्स नहीं जाता ओवम में तो ओवम कभी फर्टिलाइज नहीं हो पाती, वो डिवीजन में भाग ही नहीं ले पाती। और विभाजन नहीं होगा किसी कोशिका का तो कैसे कोशिका का गुच्छा बनेगा, कैसे मतलब ये पूरा बॉडी बन पाएगा? नहीं बन सकता है। इसलिए सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। और ये मिडिल हिस्सा जो है ये आपका जो है, इसमें आपको क्वाइल के जैसा कुछ घुमा घुमा संरचना नजर आ रहा होगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रख लेना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पर्म के मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा माइटोकॉन्ड्रिया? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ना, ये एकदम तार के तरह, वायर के तरह घुमा घुमा है, इसको कहा जाता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। आप पूछोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं एनर्जी पावर हाउस है, सेल का क्या है? पावर हाउस। और सेल को एनर्जी किसके द्वारा मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर स्पर्म को एनर्जी ना मिले तो क्या स्पर्म गति कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके पास क्या है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल क्या करता है? टेल उसको आगे जाने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। क्लियर है? तो आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये सब आप याद रखना, ये सब कॉमन चीजें हैं जो आपसे इसमें बताया ना, बोर्ड में यहाँ से आप कई तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये डायग्राम याद है, ये सब सारा चीज याद है, तो आप एकदम अच्छे से आंसर करना। देखना, मैं 2-3 क्वेश्चन और आएगा इससे रिलेटेड, मैं वहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए, अब क्या कहा जाता है? अब पता है क्या? एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम भरे हुए हैं, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 54 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने प्रकार के हैं? 54 टाइप के हैं। एकदम याद रखना, कितने टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं? 54 प्रकार के। 54 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं। और ये 54 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण ये जहां भी फटता है वो सब चीज को नष्ट कर देता है। ये जो है, ये लाइसोसोम का एक बड़ा रूप है। एक्रोसोम जो होता है लाइसोसोम का एक विशाल रूप है, इसको कहते हैं बिग लाइसोसोम। क्या कहा जाता है? बिग लाइसोसोम कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक्रोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? लाइसोसोम से नहीं होता है। लाइसोसोम का ये बड़ा रूप है। एक्रोसोम लाइसोसोम का क्या है? बड़ा रूप है। लेकिन लाइसोसोम से एक्रोसोम का निर्माण नहीं हुआ है। ये आप एकदम दिमाग में याद रख लेना, लाइसोसोम से एक्रोसोम का निर्माण नहीं हुआ है। तो पूछोगे सर कैसे हुआ है? गोल्जी बॉडी से। जिन बच्चों ने सेल चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है उसे पता होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम से गोल्जी बॉडी बनते हैं, और गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनते हैं, एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एकदम याद रखना, वहाँ पे जिन बच्चे का अगर सेल चैप्टर बेस्ट है ना, तो उसे बायोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये समझ में आया है कि एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर को घुला देता है, नष्ट कर देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन में मदद मिलती है। तो ये याद रखना कि ये क्या कर रहा है? ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। और ये नष्ट होता है, ओवम का वो लेयर हटता है, दरवाजा टूटता है, और उसके बाद स्पर्म क्या करते हैं? अपने 2 चीज को डोनेट कर देते हैं। किसको किसको? एक न्यूक्लियस और दूसरा सेंट्रियोल्स। ये याद रखना। और न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स जैसे चला जाता है, उसी घटना को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, इसमें एक और क्या कहा जाता है, ये एकदम याद रख लेना कि इसमें जो है एक्रोसोम गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बना है। किसके मॉडिफिकेशन से बना है? गोल्जी बॉडी से निर्माण हुआ है। वीवीआई है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्लियर है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कितने प्रकार का एंजाइम है? 54 प्रकार का। ये भी याद रख लेना आप, यहाँ से 2 चीज याद रखना, 54 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। और ये एक्रोसोम किससे बना है? गोल्जी बॉडी से। तो आप इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखते हुए चलेंगे।
ले लिया क्या आप लोगों ने? चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु होते हैं? आपके ये ऑप्शन रहे 2018 के एनुअल एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके ये चार ऑप्शन हैं, 4,440 और 365। इनमें से कौन से करेक्ट आंसर हैं? जल्दी आप कमेंट में आज का आंसर बताएंगे। हाँ, इसके आंसर क्या होने वाले हैं? 400। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है उसके एकदम करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि एक महिला के जीवन काल में, अपने जनन काल में, और वो जनन काल कब से शुरू होता है? 12 प्लस माइनस 12। महिला का जो मतलब जो है ओवम का निकलना शुरू होता है वो प्यूबर्टी काल में। महिला फीमेल प्यूबर्टी कब होता है? प्यूबर्टी जो होता है वो 12 प्लस माइनस 2 होता है, और कब तक चलता है? वो 50 प्लस माइनस 5 तक चलता है। इसको कहते हैं मेनोपॉज। इसको क्या कहा जाता है? मेनोपॉज कहा जाता है। और इस मेनोपॉज के दौरान, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज के दौरान लगभग जो है फीमेल में वो कितने स्पर्म निकलते हैं, सॉरी कितने ओवम निकलते हैं? तो ये ओवम निकलने का संख्या है 400 से 450 के बीच। ये आंकड़ा आप लोग एकदम याद रखना। महिला में प्यूबर्टी का शुरुआत क्या होता है? 10 12 प्लस माइनस 2 मान के चलते हैं, एनसीईआरटी कहता है। और इसी को कहते हैं मेनार्की कहा जाता है। ये महिलाओं में जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कहते हैं मेनार्की कहा जाता है। मेनार्की से प्रारंभ हुआ है, मेनोपॉज तक होता है। मेनोपॉज का समय क्या है? 50 से 55 साल के बीच होता है, ठीक है। और इस बीच में कितने ओवम रिलीज होते हैं? ऑन एन एवरेज 400 से 450। तो ये ऑप्शन हम क्या मारेंगे? इसका ऑप्शन बी मारेंगे, 400। अगर ये 400 ऑप्शन नहीं होता तो 350 भी मार सकते थे हम लोग। 350 400 450 के बीच का ये औसत लिया जाता है। अगर 400 ऑप्शन नहीं होता तो 365 हम आंसर कर सकते थे। तो ठीक है, आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा है। अब इस पर हम थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बारे में तो अपने लोग जानते ही हैं कि भैया एक फीमेल्स के अंदर जो है जीवन काल में कितने अंडाणु निकल रहे हैं? 400 से लेकर 450 के बीच निकल रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, और इस टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? जरा जल्दी बताओ। अभी जस्ट बताए थे। सबसे आगे शुक्राणु का आगे क्या था? एक्रोसोम। बीच में क्या था? न्यूक्लियस। और पीछे क्या था? हेड वाला हिस्सा के पीछे सेंट्रियोल्स। क्लियर है? तो आप इसके में ये 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप जरा इसका आंसर करो, बताओ क्या क्या है? एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम और एस्फेरोसोम। क्या इसके आंसर होंगे? हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोगों के सबके आंसर सही होंगे। एक्रोसोम है। क्या है? टोपीनुमा संरचना जो शुक्राणु के हेड पर उपस्थित होता है सबसे आगे, उसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। इसके क्या आंसर लिखोगे आप? इसके आंसर हो जाएंगे एक्रोसोम। तो जल्दी आप इसका आंसर का क्वेश्चन मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छा है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गर्भाशय किससे संबंधित होता है? अरे गर्भाशय को कहते हैं यूट्रस। यूट्रस किससे संबंधित है, मेल या फीमेल? तो आप बोलोगे सर फीमेल से संबंधित है, मेल में तो यूट्रस होता ही नहीं है। तो बताओ, इसके 4 ऑप्शन आपके हैं। 2019 के एनुअल में पूछा जा चुका है। नर जनन तंत्र पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्त्री जनन तंत्र, तीसरा पादप जनन तंत्र, और चौथा सभी। सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नर में तो होता नहीं है। कहाँ होता है? एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों के। अगर ये भी नहीं कर रहे हो मैं क्या कहूँ गुस्सा तो बहुत आ रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो फिर तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत एकदम, मैं इतना मेहनत कर लो। अभी आपके अभी 25 दिन अभी एग्जाम में बाकी हैं। आप इतना मेहनत कर लो, इतना मेहनत कर लो कि आपको 25 दिन के बाद
आपको उसके जब रिजल्ट आएगा ना, तब वो खुशी, आपका ये मेहनत जो आज आप कर रहे हो ना, इसकी खुशी आपको एग्ज़ाम के बाद मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए मेहनत में पीछे नहीं होना है। तो इसका क्या आंसर आप लोग करने वाले हो? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके कौन से आंसर हो गए हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है इसके करेक्ट आंसर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छा है। ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किस जनन पत्र से, सॉरी किस जनन परत से, जनन परत को कहते हैं जर्म लेयर, किस जर्म लेयर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, निर्माण होता है? आप लोग जनन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब मतलब भ्रूण बन रहा था, गैस्ट्रुलावस्था में आया था भ्रूण, तब जाके ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। एक लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरा को मेसोडर्म और तीसरा को इंडोडर्म। और ये तीनों जनन परत जो है हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो आपसे पूछा गया रक्त और परिवहन तंत्र कौन से जनन तंत्र से, सॉरी कौन से जनन परत से मतलब जो है ये निर्माण हुए हैं? तो ये पता है आपको कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में के 2020 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आप जरा इन ऑप्शन को करेंगे। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आप जरा इन चारों आंसर को आप करो। तो इसका आंसर है मेसोडर्म। क्या है? मेसोडर्म। आप पूछोगे सर ये मेसोडर्म से क्या क्या बनता है? इस पे मैं गूगली बता रहा हूँ, और ये गूगली को आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके क्या आंसर है बेटा? इसके आंसर हो गए हैं मेसोडर्म। जिसने मेसोडर्म को टिक किया है एकदम करेक्ट आंसर है उसके। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं गूगली क्वेश्चन पे आऊंगा, गूगली क्वेश्चन में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छा है। अब आपको यहां से गूगली क्वेश्चन कराने का कोशिश करता हूं। अच्छा, आपका क्या है पता है आपको? जब हमारे मतलब यूट्रस में भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है, क्या होता है? निषेचन के बाद जो जायगोट है वो डिवाइड करके 2 कोशिका में बनता है, फिर 2 से डिवाइड होके 4 कोशिका बनाया, 4 कोशिका से फिर डिवाइड होके 8 कोशिका वाला बनेगा। 8 कोशिका वाला अवस्था को कहते हैं मोरूला। और 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, और 32 से 64 बनेगा, उसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रुला पीरियड का शुरुआत होता है। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही भ्रूण जो है वो मादा के यूट्रस में जाके चिपक जाता है, और चिपकने की घटना को ही कहते हैं आरोपण। और जब चिपकता है तो चिपकने के बाद की अवस्था को कहते हैं, भ्रूण की अवस्था को, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में 3 जनन परत के निर्माण होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस अवस्था में जनन पत्र जनन परत का निर्माण होता है? गैस्ट्रुला अवस्था में। किस अवस्था में हो रहा है? गैस्ट्रुला अवस्था में। माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, आप अगर ये सब कॉन्सेप्ट को नहीं पता है, देखिए मैं तो यहाँ पे अभी क्लास ले मतलब जो है आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट जो बीच बीच में आ रहे हैं उसको बता रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में बेस्ट करके आओ। देखना, हम जो ये बता रहे हैं ना, आप जब एग्जाम से लौटोगे ना, तो अब मेरा वीडियो को फिर से आप मतलब जो एक बार फिर से रिकैप करके देखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। विश्वास करो, ना मिले ना तो फिर आप बता देना कि सर आपने झूठ कहा था। तो इसलिए मैं जब भी लेकर आऊँगा बेस्ट कंटेंट ही लेकर आऊँगा। आपको मतलब खराब कंटेंट कभी देने का कोशिश ही नहीं करूँगा। मेरे अंदर खराब चीज़ देने का इच्छा ही नहीं होता। मैं हमेशा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ अपने बच्चों के लिए, ठीक है, और एकदम सबसे हट के कंटेंट लाता हूँ। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमसे जुड़कर वो अपने लाइफ को अच्छे कर सके, ठीक है। तो आपको पता है क्या कहा जाता है, जब इम्प्लांटेशन होता है भ्रूण का, और इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जो है, वो इनर सेल मास जो विभाजित हो जाती है। अरे जब
जब यूट्रस में भ्रूण चिपकता है तो वो जो मांस का गुच्छा है, जो कोशिका का गुच्छा है, उसी को कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहा जाता है? इनर सेल मास कहा जाता है। और ये विभाजन हो जाता है, 3 परतों में विभाजन हो जाता है। 3 परतों में कौन कौन सा? एक्टोडर्म में विभाजन होता है, मीजोडर्म में विभाजन होता है और इंडोडर्म में विभाजन होता है। एक्टोडर्म को कहते हैं बाह्य परत, मीजोडर्म को कहा जाता है मध्य परत और इंडोडर्म को कहा जाता है भीतरी परत कहा जाता है। और ये 3 परत ही हमारे आपके शरीर का निर्माण हुआ है। जो हमारा अंदर वाला अंग है ना, वो मतलब जो भीतरी परत ने निर्माण किया। हमारा बीच वाला जो अंग है ना, वो निर्माण हुआ है मतलब मीजोडर्म से। और जो ऊपरी वाला जो हमारा शरीर का हिस्सा आप देख रहे हो, वो हुआ है हमारे एक्टोडर्म से। तो ये एक कॉमन सी बातें हैं। आपसे पूछा जाएगा स्किन का निर्माण किससे हुआ है? स्किन का निर्माण मतलब सॉरी एक्टोडर्म से हुआ है। ये सबसे बाहरी हिस्सा हमारा। पूछेगा ब्रेन का निर्माण किससे हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है। आपसे पूछा जाएगा मांसपेशियां, मांसपेशियां सब बीच में है ना, वो हमारा मीजोडर्म बनाया होगा। आपसे पूछा जाएगा हार्ट, मीजोडर्म ने बनाया है। आपसे पूछा जाएगा जनन अंग, मीजोडर्म ने बनाया है। आपसे पूछा जाएगा हमारी नसें, हमारा मतलब जो रक्त बीच में है, मीजोडर्म से बना है। हमसे पूछा जाएगा कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा शोषण तंत्र, वो सबसे अंदर है। पाचन तंत्र सबसे अंदर का भाग है, शोषण तंत्र अंदर का भाग है। तो शोषण तंत्र मतलब पाचन तंत्र किसने बनाया होगा? इंडोडर्म। ये याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। तो आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। ये याद रखना, ये 3 परत में विभाजित हो जाता है। कौन? इनर सेल मास। किस अवस्था में? गैस्ट्रुला अवस्था में। हम यहाँ पे फिर से आगे देखेंगे गैस्ट्रुला अवस्था क्या होता है, वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 3 अवस्था में हो गया। अच्छा, आपको पता है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म बताए थे बाहरी अंग का जो निर्माण करता है, त्वचा बना, मस्तिष्क बना, हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, स्पाइनल कोड जो होता है, जिसको मेरु रज्जु कहा जाता है, स्पाइनल कोड, तंत्रिका तंत्र, ये सब किससे बनता है? ये एक्टोडर्म से बनता है। और दूसरा इंडोडर्म से क्या बनते हैं हमारे? इंडो मतलब बीच का, इंडो मतलब बीच का, एक्टो मतलब सबसे बाहरी, और इंडो का मतलब सबसे अंदर का, ठीक है। तो इंडो का मतलब हो गया, सॉरी, इंडोडर्म सबसे अंदर का हिस्सा है। इंडोडर्म का अंदर का हिस्सा क्या है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्राशय, कर्ण की जो आंतरिक पेशियां हैं, मध्य भाग है, वो सब किससे बना होता है? इंडोडर्म से। और मीजोडर्म तो बीच का भाग है, मांसपेशी बना होगा, हृदय बना होगा, रुधिर वाहिनी बना होगा, रक्त वाहिनी, जिसको अपने लोग नस कहते हैं, वेन कहा जाता है। मतलब जो है, जो हमारा आर्टरी है, वो जो निर्माण होता है वो किससे हो रहा है? हमारा मीजोडर्म से हो रहा है। परिवहन तंत्र का जो हिस्सा है, परिवहन तंत्र हार्ट और मतलब जो रक्त को ही तो परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो ये परिवहन तंत्र का निर्माण मीजोडर्म ने किया है। हमारे किडनी का निर्माण मीजोडर्म ने किया है। जननांग, जो जनन अंग होते हैं मेल और फीमेल में, वो किसका निर्माण से होता है? मीजोडर्म के निर्माण से होता है। एकदम VVI क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दे तो आप गलत मत करके आना। ये सब गूगली है, मैंने बताया ना, टक से मार के आपको बाउंड्री बाहर करना है अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो काले अक्षर भैंस बराबर भैंस के आगे बीन बजाना वो बराबर हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ये सब याद रखना है। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे, और ताकि आप एग्जाम में एक बार, बस मैं तो कह रहा हूँ, एक बार बस देख के जाना एग्जाम में। कुछ मत करो, बस एक बार देख के जाना। मैं गारंटी लेता हूं आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। इतना मैं ये बता दे रहा हूं ना कि एक तरह से रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के साथ साथ आपका रिवीजन कोर्स भी है, ये याद रख लेना। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला था ग्राफियन पुट्टक कहाँ पाया जाता है? 2020 में है। ये है आपके 4 ऑप्शन, बताइए कहाँ पाया था ग्राफियन पुट्टक? हाँ, ग्राफियन पुट्टक, जिन बच्चों ने इसका आंसर जो है बी करा है, वो एकदम सही आंसर है। मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। अरे ग्राफियन पुट्टक से ही तो ओवम निकलते हैं। ओवम कहाँ से निकलता है? ग्राफियन पुट्टक से निकलता है। और बताइए ओवम कहाँ, किस में निकलता है? मेल में या फीमेल में? तो फीमेल में निकलता है। मानव अंडाशय में निकलता है। अंडाशय में, फीमेल में अंडाशय होता है, ओवरी होता है, और वहीं पर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं जिससे ओवम निकलते हैं। तो ये इसके कौन से ऑप्शन सही हुए? इसके ऑप्शन बी है। जिन बच्चों ने इसका आंसर बी किया एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा।
स्क्रीनशॉट लिया है। अब मैं इसका अगला आता हूँ। अब कहा जाता है इसमें कुछ गूगली हैं, इस गूगली को आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पता है ग्राफियन फॉलिकल्स बनने से पहले किस अवस्था में था, कैसे कैसे किस किस अवस्था से गुजरने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बना और फिर ओवम बना। चलिए मैं दिखाता हूँ। पता है सबसे पहला प्रीमोडियल फॉलिकल्स होता है, और प्रीमोडियल फॉलिकल से बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, और प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल से बनते हैं मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल का ही नाम है ग्राफियन फॉलिकल। माय डियर फ्रेंड, याद रखना। आप पूछोगे सर ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स क्या होता है, तो होता क्या है आपको याद रखना है। प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो थे एकदम छोटे छोटे समान थे। ये इस तरह के मतलब जो कण ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा छोटा कोशिका था। क्या था ये? छोटा छोटा कोशिका था। इसी का नाम था प्रीमोडियल फॉलिकल्स। क्या नाम था? प्रीमोडियल फॉलिकल। अब पता है इन कोशिका में क्या हुआ? इन कोशिका में कुछ एक ऐसे कोशिका का लेयर आया जिसको इसको चारों तरफ से घेर लिया। एक लेयर आया, इसको क्या किया? चारों तरफ से घेर लिया। और ये घेरने वाला लेयर का नाम पता है क्या है? इसका नाम है ग्रेनुलोसा का लेयर। ये जो रेड रेड कलर से आप घेर रहे हैं ना चारों तरफ, इसका नाम है ग्रेनुलोसा का लेयर। ये लेयर है ग्रेनुलोसा का लेयर है। ग्रेनुलोसा क्या करता है? ये प्राइमरी फॉलिकल को, प्रीमोडियल फॉलिकल्स को चारों तरफ से घेर लेता है। अब एक लेयर से जब घेर लेगा तो इसी का नाम दिया जाएगा प्राथमिक पुट्टक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक पुट्टक। और एक लेयर से घेरने पे क्या बना है? प्राथमिक पुट्टक। और किसका लेयर घेर रहा है? ग्रेनुलोसा का लेयर घेर रहा है। अच्छा, पता है यही ग्रेनुलोसा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन निकालने के लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे निकलता है? ग्रेनुलोसा का लेयर से निकलता है। अच्छा, अब इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद इसमें मतलब एक लेयर पहले था, अब इसमें दो लेयर आके घेर लेगा। अब फिर दो लेयर आके जैसे घेरा तो ये और थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गया। ये पहला लेयर है, अब फिर एक लेयर और आके घेर लिया। तो पता है इसको कहा जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुट्टक कहा गया। इसको क्या कहा गया है? सेकेंडरी फॉलिकल द्वितीयक पुट्टक है। और ये द्वितीयक पुट्टक के बाद फिर से एक लेयर और आके घेरेगा तो फिर ये कहलाएगा टर्शियरी, या इसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल्स के भी नाम से जाना जाता है। ये एक लेयर, दो लेयर और ऐसे करके तीन लेयर इसको जो है आपस में घेर लेंगे। ठीक है, और ये घेरने के बाद किसका निर्माण कर देगा? ये निर्माण करेगा मैच्योर फॉलिकल्स का निर्माण कर देता है। अब इसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो कैसे ग्राफियन फॉलिकल्स बना है? प्रीमोडियल फॉलिकल से किसका निर्माण होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स का। प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स का। सेकेंडरी से किसका? ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। इस तरह से बनते हैं। और ये कैसे हो रहा है? प्रीमोडियल फॉलिकल्स के चारों तरफ कौन सा लेयर आके घेर चुका है? ये घेर चुका है ग्रेनुलोसा का लेयर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो माय डियर फ्रेंड एकदम याद रखना। और ग्रेनुलोसा के लेयर से ही निकलना शुरू होता है एस्ट्रोजन। इसलिए जब कहा जाता है फॉलिकल्स की वृद्धि होती है तो उस समय में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। क्लियर हो रहा है? और एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपके गूगली क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? एकदम अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सर्टोली सेल पाया जाता है। अभी जस्ट बताए थे सर्टोली सेल, याद करो। सर्टोली सेल पाए जाते हैं। ये 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। आप बताना सर्टोली सेल कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन वृषण, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडाशय और चौथा यकृत। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करो ना। इतने बेवकूफ भी आप लोग नहीं हो जितना मैं समझ रहा हूँ। आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने रट्टा मार मार के एकदम रेडी कर लिया होगा। सर ये फलना मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। हाँ, जिन बच्चों ने ये कौन से ऑप्शन को टिक किया है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है उसके एकदम करेक्ट आंसर है ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1।
आपको बताए थे सर्टोली सेल में, सॉरी मतलब वृषण के अंदर जो है स्पर्मेटोगोनिया सेल है, सर्टोली सेल है। याद करो सर्टोली सेल, सर्टोली सेल स्पर्म को जो है वो पोषण देता है। जब स्पर्म का जन्म होता है, जब स्पर्म का निर्माण होता है तो उसको पहला एनर्जी देने का काम करता है सर्टोली सेल। क्लियर है? और ये सर्टोली सेल इसको एनर्जी देता है ताकि वो गति करके आगे बढ़ सके। तो सर्टोली सेल कहाँ मिलेगा आपको? वृषण में देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इसका गूगली तो मैंने वहां पे ही दिखाया था आप लोगों को, जब कंट्रोल सिस्टम पर आया था ह्यूमन में हार्मोनल कंट्रोल, वहां पे सर्टोली सेल आया हुआ था। आप सर्टोली सेल पे कौन से हार्मोन काम करते हैं? FSH। ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ऋतुस्राव चक्र निम्नलिखित में से किस में होते? बहुत आसान है। अब ये आसान क्वेश्चन को आप लोग करो। ठीक है, ये है एग्जाम 2021 में पूछे हुए हैं और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। मैंने इसको जब क्लास मतलब पढ़ा रहा था तो उसको एकदम अच्छे से पढ़ाया था, एकदम बार बार रिपीट किया था कि प्राइमेट्स में जो होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव कहा जाता है। और नन प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल को ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है, जिसको मध्य चक्र कहा जाता है। अगर ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको नहीं पता है तो आप बहुत महान हो। ठीक है, तो ठीक है, इसका क्या आंसर आप करोगे? हाँ, सभी ऋतुस्राव जो है मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपांजी में होता है, सभी में होता है। इन सभी जानवरों को अपने लोग कहते हैं प्राइमेट्स। क्या कहा जाता है इसको? प्राइमेट्स कहा जाता है। प्राइमेट्स का हिंदी होता है, क्या होता है प्राइमेट्स का हिंदी? इसको कहा जाता है सतत प्रजनक, कंटिन्यूअस ब्रीडर। इसको कहते हैं अपन लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस ब्रीडर। और कंटिन्यूअस ब्रीडर को ही कहते हैं सतत प्रजनक। क्या कहा जाता है? प्रजनक कहा जाता है। सतत प्रजनक का मतलब ये कोई सीजन में बच्चे को मतलब जन्म नहीं देता है, जब मन चाहे तब बच्चे को जन्म देता है, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई, कभी भी। आप देखो ना ह्यूमन, क्या ह्यूमन का कोई फिक्स मतलब जो मंथ है क्या? इसी मंथ में मानव के बच्चे जन्म लेंगे? नहीं। लेकिन कुत्ता का बच्चा का फिक्स है, वो हम जानते हैं। कुत्ता का बच्चा जो है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। ये फिक्स है, वो सीजन है किसका? डॉग का। तो डॉग जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर नहीं है। वो कंटिन्यूअस ब्रीडर वो है जब जब मन चाहे वो संतान को उत्पत्ति कर दे, वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। और कंटिन्यूअस ब्रीडर में जो जनन का चक्र होता है, उसी जनन चक्र को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव कहा जाता है। आप पूछोगे ये सर जनन चक्र क्यों होता है? मैं देखूंगा, बस आप ये याद रख लो भी। क्या ऋतुस्राव किस में हो रहा है? प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स किसको कहते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर को। मतलब कंटिन्यूअस ब्रीडर किसको कहा जाता है? सतत प्रजनक को, जो किसी फिक्स सीजन में अपने संतान को उत्पत्ति ना करा के हर सीजन में वो संतान को उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है, उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। और कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्या होता है? जो जनन चक्र होता है उसको ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके कौन से आंसर है? डी आंसर हो जाए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ता हूं, इसके कुछ गूगली क्वेश्चन है उसको देख लेता हूं। 10 का कहा जाता है ऋतुस्राव जो होता है वो किस में देखने को मिल रहा है? प्राइमेट्स लिखा हुआ है। प्राइमेट्स में होने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही कहते हैं ऋतु चक्र। आप पूछोगे सर रिप्रोडक्टिव साइकिल क्यों होता है? तो एक बात याद रखो, हर चीज को करने के लिए हमें तैयारी करना पड़ता है। उसी तरह से फीमेल के शरीर में गर्भ का धारण हो, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। जनन को कराने के लिए शरीर को तैयार होना पड़ता है। और जनन में मुख्य रूप से तो मेल और फीमेल भाग ले रहे हैं, लेकिन वो जो गर्भ धारण हो रहा है किस में हो रहा है? फीमेल में। इसलिए जो मादा होती है उसका शरीर को तैयार करना पड़ता है, और वो जो तैयारी होता है जनन को करने का, वही तैयारी को कहते हैं जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। अगर ये तैयारी, जैसे हम आप हैं तो हमें आप एग्जाम के लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो आप एग्जाम में फेल कर जाओगे।
समझ में आ रहा है बात। अगर उसी तरह से जो हमारा फीमेल का बॉडी होता है वो जनन को कराने के लिए वो तैयार करना पड़ता है, और वही तैयारी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, जनन चक्र। और ये प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। प्राइमेट्स में किसके नाम से जाना जा रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कहते हैं ऋतु चक्र या मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और नॉन प्राइमेट्स में मध्य चक्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला क्या है बोला जाता है, प्राइमेट्स को ही कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। प्राइमेट्स को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, सतत प्रजनक कहा जाता है। क्लियर हुआ बउआ? चलिए आप इसका जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा है। अब अगला है अगला है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? अब कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। ये 2022 के एग्जाम में पूछे हैं। अब ये ऑप्शन है आपका, पहला मोरूला, दूसरा गैस्ट्रूला, तीसरा युग्मक जनन और चौथा ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था इसके ऑप्शन। आप जल्दी बताओ, 5 सेकेंड का समय लो, जल्दी बताओ इसके करेक्ट आंसर कौन है। हाँ, जो बच्चा अच्छे से पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे। इसके करेक्ट आंसर है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला अवस्था में तो नहीं होता है, फिर गैस्ट्रुला में नहीं होता। गैस्ट्रुला में तो जनन परत का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला में क्या होता है? जनन परत। युग्मक जनन को कहते हैं जाइगोट। तो एक अवस्था है मतलब जो ब्लास्ट्रुला, क्या कहा जाता है? ब्लास्ट्रुला में क्या हो रहा है? वो मादा के यूट्रस में चिपक जा रहा है, और चिपकने के बाद जो है वहाँ पर क्या बनते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के कारण जो है बच्चे और माता को दोनों प्लेसेंटा अलग अलग कर देता है, और उसके अंदर जो बच्चा का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। वो आप लोग जनन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से टीचर लोग पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया है ना? किस अवस्था में मतलब जो है आरोपण होता है गर्भ में? तो वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? एकदम याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होता है? गर्भधारण होता है। इम्प्लांटेशन होता है। गर्भधारण नहीं, आरोपण होता है। आरोपण किस अवस्था में हो रहा है? अरे माता के यूट्रस से होता क्या है, जैसे मान लो ये माता की यूट्रस का दीवार है और ये भ्रूण आ रहा है, और भ्रूण में उंगली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं क्रोनिकल विलाय, और ये आता है माता के यूट्रस में, ये घुस जाता है, चिपक जाता है ऐसे करके। अब ये चिपकने के बाद लॉक हो जाता है। अब ये चिपकने की घटना को ही कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो इसके कौन से आंसर हैं? आंसर डी जो है वो करेक्ट है। जिन बच्चों ने इसका आंसर डी किया है उसके करेक्ट आंसर है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया आपका ये? चलिए ठीक है, अब इसका हम कुछ गूगली क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना? आपको पता है क्या कि भैया सबसे पहला क्या हो रहा है? अब जायगोट था, जायगोट क्या हुआ? एक कोशिका वाला होता है। ये जायगोट ने डिवीजन किया, डिवीजन करके 2 सेल बनाया, और 2 सेल में फिर डिवीजन हुआ, 4 सेल बना, और 4 सेल में फिर डिवीजन हुआ, वो 8 सेल में बना, और 8 सेल में फिर से डिवीजन हुआ। 8 सेल वाला को कहते हैं मोरूला अवस्था। क्या कहा जाता है? मोरूला कहा जाता है। एकदम याद रखना, 8 से 16 सेल वाले को हम मोरूला कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। अब मोरूला में 8 से 16 सेल के बीच में एक्चुअली 8 ही सेल है, लेकिन 8 से 16 सेल वाले को हमने मोरूला कह दिया। अच्छा, मोरूला बनने के बाद क्या होता है? ये 32 सेल वाला बनता है, 32 से 64 सेल वाला बनता है, और 64 सेल वाला को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो है वो अगला अवस्था में चला जाता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला से ही मतलब ये जनन परत के निर्माण होते हैं। यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ, एकदम आप लोग याद रख लेना। ये मोरूला अवस्था मतलब जो है ये कौन से कितनी कोशिका वाला है? 8 वाला। ब्लास्टोसिस्ट कितने कोशिका वाला है? 64 वाला। और इसी अवस्था में क्या होता है? आरोपण होता है। क्या हो रहा है? आरोपण हो रहा है। क्लियर है? और गैस्ट्रुला के बाद क्या हो रहा है? ये 3 जनन परत में बढ़ जाता है। यहां से जनन परत का निर्माण होता है, जर्म लेयर जिसको कहते हैं। और ये 3 जनन परत में कौन कौन से हैं आपको याद करो। एक का नाम है एक्टोडर्म कहा गया, और दूसरा का नाम है इंडोडर्म है, और तीसरे का नाम है मेसोडर्म।
तीसरे का क्या नाम है? मीजोडर्म कहा जाता है। ये 3 जनन परत होते हैं और इसी जनन परत से ही हमारे सारे अंग बनते हैं। हमारा स्किन बनाने का काम, हमारा मतलब सर बनाने का काम है एक्टोडर्म का। इंडोडर्म का हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो अंदर वाला अंग है वो इंडोडर्म बनाता है, और बीच वाला मांसपेशी ये सब जो है कौन बना रहा है? हमारा मेसोडर्म बनाता है। क्लियर हुआ? और एकदम याद रख लेना बुआ, ये गैस्ट्रुला अवस्था में ही जनन परत का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जनन परत का निर्माण किस अवस्था में होता है? गैस्ट्रुला में होता है। पूछा जाएगा इम्प्लांटेशन किस अवस्था में होता है? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कितने सेल की अवस्था है? 64 सेल की अवस्था है। आपसे पूछा जाएगा मोरुला अवस्था मतलब कितना सेल है? 8 सेल है। कितना? 8 सेल है। 8 से 16 मार सकते हो, लेकिन 8 सेल जो है ये पहला आंसर करना आपने। ठीक है, ये 8 सेल वाला मोरुला अवस्था में। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं अगला चलता हूँ। ले लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छा है। अब जो है अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा जाता है? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि एक्रोसोम के बारे में फिर से क्वेश्चन आएंगे, आप करना। मानव में शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये 2000 जो है 22 में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से करके बताओ। मैंने ये इसका आंसर पहले ही आप लोगों को गूगली क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो आप जल्दी करो इसका। हाँ जी हाँ, आपने सही बताया है कि सर इसका निर्माण तो गोल्जी बॉडी से हुआ है। किससे हुआ है? गोल्जी बॉडी से हुआ है। और अंतःपराग दरवाजा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बनता है, और गोल्जी बॉडी ही देखो ये याद रख लेना। एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम इज ए बिग लाइसोसोम। ये क्या है? बिग लाइसोसोम होता है एक्रोसोम। लेकिन ये कहना गलत है कि लाइसोसोम ने एक्रोसोम का निर्माण किया, ये कहना बिल्कुल गलत है, उसको कट कर दो। लाइसोसोम का निर्माण या एक्रोसोम का निर्माण एक ही चीज से होता है, वो गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है? गोल्जी बॉडी से हुआ है। क्लियर है? ठीक है ना? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, हो गया? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए बहुत अच्छा है। अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में अपरा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। हाँ, प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? तो ये हैं आपके मतलब 2022 में पूछे हुए हैं, और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। पहला है एमनियंस के द्वारा होता है, एलेटेंट मतलब एलेंटॉस के द्वारा हुआ है, कोरियन के द्वारा है, कोरियन तथा एलेंटॉस के द्वारा होता है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसके द्वारा प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है। फंस जाओगे, फंस जाओगे अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके अंदर बुक में ही है। समस्या इस बात का है, आपको टीचर पढ़ाते नहीं है। सोचते हो ये तो हाई लेवल का है, नीट का होगा, क्या पढ़ाना बोर्ड में। बहुआ बोर्ड और नीट दोनों का सेम सिलेबस है, आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये आपकी दुर्भाग्यवश है। आपको वो टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो कमी आप में नहीं, कमी उस टीचर में थी। समझ में आ रहा ना बात ना? तो एकदम याद रख लेना, प्लेसेंटा का निर्माण जो है, चलो मैं इसका आंसर करके बताता हूं। इसका आंसर है हमारा कोरियन के द्वारा होता है। आप पूछोगे सर ये कोरियन से क्या होते हैं? हमारा कोरियन से ही प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है। प्लेसेंटा जिसको अपरा कहते हैं, इसलिए इसका नाम है कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये याद रख लेना। पता है प्लेसेंटा का पूरा नाम क्या है? कोरियोनिक प्लेसेंटा। क्या नाम है? कोरियोनिक प्लेसेंटा। क्यों कोरियोनिक प्लेसेंटा? आपका नाम जरूर याद करना कि हाँ वहां पे लिखा हुआ कोरियोनिक प्लेसेंटा, क्योंकि इसने कोरियन से ही उत्पत्ति लिया है, इसलिए नाम है इसका कोरियोनिक प्लेसेंटा। अच्छा पता है इसका पूरा नाम क्या है? हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा नाम है। आगे हम पढ़ेंगे, एक्चुअली में पूरा नाम इसका बोले ना तो हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। अच्छा मतलब जो हीमो का मतलब ब्लड, हीमो का मतलब क्या है? रक्त, और कोरियोनिक मतलब कोरियंस मतलब जो है पता है उसमें ब्लड का सप्लाई होता है। ब्लड का सप्लाई मदर के जो है मतलब जो है रक्त वाहिनी से वो संपर्क स्थापित कर लेता है प्लेसेंटा, इसलिए नाम दिया गया हीमो
कोरियोल प्लेसेंटा या हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। एकदम क्लियर कर लो इस बात को। तो इसके क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके करेक्ट हैं। तो आप लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, इस पे गूगली देखना है क्या? चलो अगला क्वेश्चन इस पे आगे आएगा, गूगली मैं देखूंगा वहां बताऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन में कहता है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, कहाँ रहता है? मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित रहता है बताओ। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप पहले 2 मिनट सोच, 2 मिनट 5 सेकेंड के लिए आप सोचो, फिर तो मैं बता ही मतलब इसका आंसर करूंगा ही करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। तो ये आपके पास जो है ये 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपके 4 ऑप्शन है। आप जल्दी करके बताओ इसके क्या आंसर है। मूल मानव भ्रूण संरक्षित कहाँ रहता है, किसमें रहता है? हाँ बहुत अच्छा है, जिसने इसका आंसर दिया है, क्या दिया है? इसका आंसर दिया है एमनियोटिक गुहा, उसने सही आंसर किया है। इसके ऑप्शन जो है बी आंसर इसके जो हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन है इसके? इसके आंसर है बी, एमनियोटिक कैविटी में होता है। एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है। और एमनियोटिक कैविटी में एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और इसी फ्लूइड के कारण उस बच्चे का रक्षा होता है। अब जो एक एग्जांपल समझो, क्या होता है जैसे गर्भकाल जब बढ़ता हो जाए, जैसे मान लो गर्भकाल का जो समय है वो बढ़ता चला गया, पहले 1 मंथ का था, 2 मंथ का हुआ, 3 मंथ का हुआ, 4 मंथ का हुआ, 5 मंथ का हुआ, 6, तो वो क्या होता है, वो गर्भ की आकार में वृद्धि होने लगती है। और वो गर्भ के आकार में वृद्धि होने लगती है तो वो जो माँ है जो मतलब जो जिसके अंदर गर्भ पल रहा है, वो कभी चलेगी, बैठेगी, उठेगी तो उसके गर्भ में चोट लग जाएगा और उस चोट की वजह से उस बच्चे को चोट लग सकता है। तो पता है बच्चे को चोट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बच्चा जो है उसके ऊपर से एक द्रव है, फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, और वो तरल पदार्थ का नाम एमनियोटिक फ्लूइड। और वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उस लगने वाला चोट को बच्चे तक पहुंचने नहीं देता है, आघातों से बचाता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ भरा होता है? एमनियोटिक कैविटी में भरा होता है। इसलिए याद रखना, एमनियोटिक गुहा में बच्चा जो है सुरक्षित रहता है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड ना हो ना तो अगर थोड़ा सा भी उसकी माताएं बैठेंगी, उठेंगी या लेटेंगी, उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो बच्चे को चोट लग जाएगा। और बच्चे को जैसे चोट लगा तो जरा सोचो वो बच्चा कितना कोमल होता है, उसके साथ क्या होगा। तो इसलिए उसको बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए क्या होते हैं? एमनियोटिक कैविटी होते हैं और उसमें कौन से द्रव भरे होते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो कौन सा आप इसका आंसर करोगे? ऑप्शन नंबर जो है इसके बी जो है करेक्ट आंसर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये है, अब कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। अब जब भ्रूण बन रहा होता है वहां पे बात किया जाता है, ट्रोफोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के बीच में खाली स्थान रह जाता है, उसी खाली स्थान को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और एमनियोटिक कैविटीज में ही क्या भरा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। एकदम याद रखना, किसके किसके बीच में है? ट्रोफोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के बीच में एक खाली स्थान रहता है और इसी खाली स्थान में क्या भरे होते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड भरे होते हैं। उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है। एकदम ये याद रख लेना है, ये आपको ये सब बातें याद रखनी है ताकि आपसे गूगली क्वेश्चन करा जाए तो आप उसका बेस्ट आंसर करो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आपका आया था हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? अभी जस्ट हमने बताया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था। हीमोकोरियल, याद करो, हीमोकोरियल अपरा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? ये हैं आपके 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। जल्दी बताओ, बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में, घोड़ा में? जी हाँ दोस्तों, मानव में। बताया था ना, मानव में हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। तो इसके ऑप्शन क्या हो गए? ऑप्शन नंबर सी जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। कौन से आंसर हैं? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हैं। जल्दी से आप इनका क्या कर लेंगे? स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं।
अगला क्वेश्चन है, पहले इसमें देख लेते हैं। डिड यू नो, मतलब फीटल जो पार्ट होता है, जो भ्रूण का, फीटल को कहते हैं भ्रूण, क्या कहा जाता है, भ्रूण का जो भाग होता है, प्लेसेंटा का वह भाग जो भ्रूण के तरफ होता है उसको कहते हैं कोरियंस। एकदम याद रखना, ये कहाँ से ये सब टर्म आता है, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। मतलब भ्रूण जो प्लेसेंटा का वह भाग जो भ्रूण के तरफ होता है, अपरा का वह भाग जो भ्रूण के तरफ होता है, उस भाग को कहते हैं कोरियंस। क्या कहा जाता है, कोरियंस कहा जाता है। और प्लेसेंटा का वह भाग जो माता के तरफ होता है उसको कहा जाता है बेसिलस डेसिडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिलस डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है, डेसिडुआ बेसिलस के नाम से जाना जाता है। ये एकदम याद रख लेना, क्या कहा गया है, जो माता के तरफ से जो अपरा का वह भाग जो माते के तरफ होता है डेसिडुआ बेसिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डेसिडुआ बेसिलस। और जो भ्रूण के तरफ प्लेसेंटा का भाग होता है इसका नाम कोरियन कहा जाता है। इसलिए प्लेसेंटा का नाम कोरियोनिक प्लेसेंटा भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो भाग माता के तरफ होता है उसको डेसिडुआ बेसिलस कहा जाता है। और माता से वहाँ पे क्या होती है, माता की रक्त धमनियाँ, रक्त वाहिनियाँ वहाँ पे आती है और प्लेसेंटा से संपर्क स्थापित करती है। क्यों संपर्क स्थापित करती है, क्योंकि जो माता भोजन खाएगी, जो माता पोषण करेगी, वही पोषण बच्चे के अंदर जाना है। तो कैसे जाएगा, तो वो रक्त के द्वारा जाएगा। और रक्त कहाँ पहुंचा देगा, अपरा को दे देगा। और अपरा में, अपरा जो है वो उसमें नाभि के द्वारा लगा, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से बच्चे तक पहुंचा देता है। देखो कितना शानदार हो रहा है। बच्चा, हम लोग जानते हैं ना, बच्चे में मतलब जो माता और बच्चे के बीच में नाभि जुड़ा हुआ रहता है, वो नाभि पता है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था। और प्लेसेंटा के पास जो है, जो मदर का भाग प्लेसेंटा है उसका नाम है डेसिडुआ बेसिलस। और जो मतलब जो फीटल का भाग है, भ्रूण का भाग है, उसको कहा गया कोरियंस। तो माता का जो प्लेसेंटा है वहां पर माता के तरफ से क्या आती है, रक्त धमनियाँ आती है, रक्त वाहिनियाँ आती है। और रक्त वाहिनियाँ माता से ऑक्सीजन, भोजन, पोषण को लेके आता है। वो किसको दे दिया है, प्लेसेंटा को दे दिया है। प्लेसेंटा में कौन है, नाभि वाला भाग है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। वही अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा पोषण कहाँ आता है, बच्चे में आता है। बात समझ में आया ना। तो ये चीज है। अब पता है अब क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा का वह भाग जो कोरियोनिक विलाई तथा ब्लड वेसल्स के बीच में संपर्क स्थापित करता है, इसलिए इसका नाम है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या नाम है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हमने बताया था ना, जो बच्चे का जो उंगली वाला भाग था उसको मतलब जो कोरियोनिकल विलाई कहा गया था, और वो माता के यूट्रस में धंस गया था। और इसी में धंसने के कारण जो है यहाँ पे जो ये उंगली सा भाग है, इसी में माता की रक्त वाहिनी जो है आकर लपेटा मार लेती है, संपर्क बना लेती है। इसलिए इसका नाम दिया गया है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या नाम दिया गया है, हीमोकोरियल। हीमो क्यों, क्योंकि ये रक्त का सप्लाई कर रहा है। और कोरियल क्यों, क्योंकि ये भ्रूण के भाग वाला प्लेसेंटा है, उससे लपेटा मार लिया। अब प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा, तो क्या नाम हो गया, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। कहाँ है, मनुष्य में है। तो आप जल्दी से इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये सब बात जो है आप एक नज़र से देखते हुए एग्जाम के लिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपसे एग्जाम में एक एक शब्द आपको पता रहेगा। तो आप 100 में 100 करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब फिर मैं अगली क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफियन पुटक पाया जाता है। अरे ये तो बताया ही है, ग्राफियन पुटक कहाँ होता है, यूट्रस में, सॉरी मतलब जो है ओवरी में होता है। कहाँ होता है, ओवरी में होता है। ये 2023 में पूछा हुआ है, बताओ कहाँ हो रहा है। मानव, पहला ऑप्शन है नर मानव वृषण में, पौधे के अंडाशय में, मानव यकृत में, मादा मानव अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। ये अंडाशय को कहते हैं ओवरी, ओवरी के ही अंदर था प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स। वो सब कहाँ विकसित हो रहे थे, वो अंडाशय में विकसित होते हैं। कहाँ होते हैं, अंडाशय में। तो बउआ इसका ऑप्शन क्या हो गया, मादा मानव अंडाशय। इसके कौन से आंसर करोगे आप लोग, डी। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको
अगर आप यहाँ से गलत करते हो तो फिर क्या ही हो सकता है। चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आता हूँ, ये सब तो जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? अरे ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है। बताया था शुक्राणु का कितना भाग है? 3 पार्ट, हेड, मिड पार्ट और टेल। तो किसके द्वारा हो रहा है आप बताओ ना। इसके जो 2023 के एग्जाम में पूछे हुए हैं, और ये आपके 4 ऑप्शन है। एक्रोसोम से ये चलता है क्या? नहीं। क्या ये मध्य भाग से चलता है? नहीं। क्या शीर्ष भाग से चलता है? नहीं। क्या पूंछ से चलता है? हाँ सर, बिना पूंछ का ये नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन क्या होंगे? डी होंगे। तो ये आप आई थिंक आप सारे बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसके करेक्ट आंसर हो गए। क्लियर हो गया ये बात? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसके करेक्ट आंसर है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कहता है सगर्भता में कितने माह के बाद भ्रूण में पाद और उंगलियां का निर्माण होता है? कहा जाता है जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो कितने माह के बाद उंगलियां और पैरों का निर्माण होता है? जरूर इसका आप आंसर करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब तो आप लोग क्लास 12th के चैप्टर 3 में आपको टीचर लोग पढ़ाए होंगे कि इतने मंथ में हार्ट बनता है, इतने मंथ में उसके मतलब जो है बोन्स बनते हैं, हाथ की उंगलियां बनती है, पैरों की मतलब उंगलियां बनती है, पैर का निर्माण होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। जल्दी से आप इसका आंसर करो। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। ये कहा जाता है कितने माह बाद? 2 माह बाद, 3 माह बाद, 1 माह बाद, 6 माह बाद। कितने माह बाद? हाँ, जो जिन बच्चों का आंसर है ए वो करेक्ट है। 2 महीने बाद जो है बच्चे के अंदर क्या होता है? वो हाथ पैरों की उंगलियां मतलब लिम्स के निर्माण होते हैं। फिंगर और लिम्स का निर्माण 2 महीने बाद होता है। दूसरा महीना के आखिरी में, समझो बात, दूसरे महीने के आखिरी में सबसे अंत में वो हाथ और पैरों की उंगलियां बनती है और हाथ और पैरों का निर्माण होता है। कब? दूसरा महीना के अंतिम समय में, अंतिम में। ठीक है, तीसरा महीना में उसका संपूर्ण अंग बन चुका होता है। 5वां महीना में के अंदर जो है मतलब जो उसके शरीर पर, 6ठा महीना के अंदर जो है उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर छोटे छोटे हल्के हल्के कोमल कोमल हेयर्स आना शुरू हो जाते, बाल आना शुरू हो जाते, उसके दोनों पलक जो है खुलना शुरू हो जाता है। ये जो आईलेश है ये आईलेश बनना शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा 6 महीना तक में कंप्लीट हो जाता है। तो ये चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या बन रहे थे। इसके अभी ऑप्शन क्या हो गए? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं यहाँ से गूगली क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप उसको एकदम हाईलाइटर से हाईलाइट करके लिख लेना, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब यहाँ से गूगली क्वेश्चन आप देखो क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, उस चीज को आप यहाँ पे देखो। आप कहा जाता है निषेचन के 28वां दिन के बाद हार्ट का निर्माण होता है। तो बच्चे में हार्ट का निर्माण सबसे पहला कब होता है? 28 डेज में होता है। और हार्ट बीट सबसे पहला बच्चे के अंदर धड़कना शुरू हो जाता है 28वां दिन के बाद, 28वां दिन पे होता है। ठीक है, अब कहा जाता है अब सेकेंड मंथ के अंत तक क्या बनती है? हाथ और पैरों की उंगलियां बनना शुरू हो जाती है। कब हो रहा है? सेकेंड मंथ के लास्ट में। सेकेंड मंथ के लास्ट में जो है हाथ पैर की उंगली बनती है। थर्ड मंथ तक जो है सभी अंग बन चुके होते हैं, छोटे छोटे होता सब, आंख नाक कान सारा चीज बन चुका होता है, एकदम छोटा छोटा होता है। इसलिए कहा गया 3 महीना के अंत तक सारी उंगलियां सारा अंग जो है बन के तैयार हो जाता है। 5 महीने के अंत के दौरान 5th मंथ जब होता है ना, तो बच्चा के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ में वो घूमना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने 3 इडियट देखा है, ऑल इज वेल लात मारा करता था जैसे ही ऑल इज वेल मतलब बोलता था तो वो लात मारना शुरू करता था। वो कितने मंथ का बेबी था? एबव 5 मंथ, 5 महीने से ऊपर का था। 5 महीने से नीचे लात नहीं मारता है वो बेचारा, एकदम उस समय निर्माण ही चल रहा होता है। अब वो 5 महीने में हाथ पैर की निर्माण हो चुकी होती है, अब वो घूमना शुरू कर देता है माँ के गर्भ में जो है वो घूमना शुरू कर देता है। तो क्लियर हो गया है। 5 महीने में वो बच्चों की जो है गतिशीलता को नोटिस की जाती है। सिर के बाल देखे जा सकते हैं 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद जो है बच्चों के सर का जो है बाल जो है वो आना शुरू हो जाता है। और 6th मंथ में 24 वीक, 24 वीक मतलब क्या? 6 महीना, 1 महीना में 4 वीक, तो 24 वीक में कितना मंथ हो गया? 6th मंथ। तो 6th मंथ में जो है उसके पूरे शरीर पर
हल्के हल्के कोमल कोमल जो हेयर आना शुरू हो जाता है, दोनों आंखों की पलकें खुलना शुरू हो जाता है, आईलेस का जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है। आप देखना जब कुत्ता का बच्चा जन्म लेता है तो दोनों आंखों की पलकें उसकी चिपकी होती है, वो कुछ दिन के बाद वो ओपन होता है। लेकिन मानव का बच्चा का पहले जन्म के साथ ही ओपन रहता है। ये कब खुलता है? जब अपने माँ के गर्भ में होता है, 6 मंथ का होता है, तब जाके ये क्या होता है? ओपन हो जाता है। क्लियर है? ये सब आपके गूगली क्वेश्चन है, आप एकदम स्टार मार्क करके लिखोगे। आपसे यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपसे पूछ देंगे बच्चे के शरीर पर जो हेयर, मतलब जो पूरे शरीर पर बॉडी हेयर्स कब किस मंथ आना शुरू होता है? तो 6th मंथ में आना शुरू हो जाता है। आपसे पूछेंगे सर पे बाल जो है कब दिखा जाता है? 5वें महीना पे। आपसे पूछा जाएगा माँ के गर्भ में बच्चे का मूवमेंट कब दिखा जाता है? 5th मंथ पे होता है। पूछा जाएगा सभी अंग का निर्माण किस महीने तक हो जाता है? 3 महीना तक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बहुत अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है? कौन सा ऐसा चीज है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है फीमेल्स में? ये हैं आपके सारे, मतलब 4 ऑप्शन। बहुत आसान है, ये 2023 में पूछे गए हुए हैं। ये हैं 4 ऑप्शन। ग्राफियन पुट्टक है, श्वेत पिंडक है, क्या क्या है? ग्राफियन पुट्टक है, 1 मिनट, ठीक है। आपके यहाँ पे ऑप्शन हो गए क्या क्या है? ग्राफियन पुट्टक है, दूसरा है श्वेत पिंडक है, तीसरा पित्त पिंडक है, चौथा प्राथमिक पुट्टक है। हाँ, बहुत आसान है। जिन बच्चों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ाई किया है वो सही है, मतलब जो इसको कर देंगे। इसका क्या आंसर होना है? पित्त पिंडक। पित्त पिंडक को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम का नाम दिया गया, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पीत पिंडक कहा जाता है। तो इसके क्या आंसर हो गए? पीत पिंडक। जिस बच्चों ने ऑप्शन सी को मारा है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इसके गूगली क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। चलिए, इसके क्या क्या गूगली हो सकते हैं, इस बात को आप समझो। ठीक है, अब क्या कहा जाता है? ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के चारों ओर ग्रेनुलोसा का लेयर होता है, जिसको थीका लेयर कहा जाता है। और यही ग्रेनुलोसा का थीका लेयर जो है एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एकदम माय डियर फ्रेंड, एकदम याद रख लेना। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके सर पे बाउंसर आके लगेगा और आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो एस्ट्रोजन किससे निकलता है? ग्रेनुलोसा के लेयर से। और ग्रेनुलोसा जब मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स में होता है, उस ग्रेनुलोसा लेयर को कहते हैं थीका लेयर कहा जाता है। थीका लेयर से गिर जाता है, वो थीका लेयर से क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन। तो एकदम याद रखना कि भैया ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा लेयर है? ग्रेनुलोसा का लेयर है। इससे क्या निकलते हैं? एस्ट्रोजन निकलना शुरू होते हैं। और जब जब ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है, वहां से ओवम निकल के बाहर आ जाता है, तो बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाता है इसको? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, जिसको पीत पिंडक भी कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। माय डियर फ्रेंड, एकदम बीबीआई है, ये याद रख लेना। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकल रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसी को कहते हैं अपने लोग पीत पिंडक। क्या कहा जाता है? पीत पिंडक के नाम से जाना जाता है। और ये है ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलते हैं। और क्योंकि उस समय में बहुत सारा ग्रेनुलोसा का लेयर जमा हो चुका होता है फॉलिकल्स के चारों ओर, प्रीमोडियल फॉलिकल्स के चारों ओर, जिसके कारण से बहुत सारा एस्ट्रोजन निकलता है। क्लियर है? एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है? ग्रेनुलोसा के लेयर से। प्रोजेस्टेरोन किससे निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है? जब ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है तो वहां से ओवम निकलता है, और ग्राफियन फॉलिकल्स का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है? तो ये है आपके आंसर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में 20 क्या आ जाता है? अंडोत्सर्ग ओवुलेशन के पश्चात, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह से गिरा होता है? याद है? एक्रोसोम बताए हुए थे। एक्रोसोम क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि ओवम का जो बाहरी लेयर है, जो कठोर लेयर है, जिसका नाम था, क्या नाम था? जोना पेलुसिडा, उसको गलाने के लिए ही तो एक्रोसोम था ना। तो यही का क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात
अंडाणु किस कोशिका के लेयर से या समूह से घिरी होती है? ये है आपके 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन, और ये रहा आपका 4 ऑप्शन। तो बताओ कौन से लेयर से घिरा हुआ है? हाँ एकदम करेक्ट, जिन बच्चों ने जोना पेलुसिडा को टिक किया है एकदम करेक्ट है। ये हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर, जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। अभी जोना पेलुसिडा क्या होता है हम समझाते हैं। देखो ये ओवम था, क्या था? ये ओवम था। ओवम के चारों तरफ एक मोटा लेयर रहता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये है जोना पेलुसिडा, बीच में ओवम है, ठीक है, आपको दिखा रहा हूं। और ये जोना पेलुसिडा के चारों ओर एकदम कांटे के समान कुछ उभरा हुआ संरचना आपको नजर आएगा। ऐसा लगेगा कुछ कांटे की तरह निकला हुआ है। ये जो लेयर है, इस लेयर का ही नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा का रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। और ये जो आप बीच वाला मोटा लेयर देख रहे हो इसी का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा कहा जाता है। और बीच में क्या है? ये ओवम है। आप देख रहे हो ना, ये बीच में ओवम है। तो याद रखना ओवम को 2 लेयर घेरे हुए है। जो मतलब जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिख रहा है वो जोना पेलुसिडा है, और उस पे जो कांटे के समान जो मतलब उस पे अस्तर निकला हुआ है, उसी अस्तर को ही कहते हैं अपने लोग कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। एक्चुअली में जोना पेलुसिडा ये था। ये कोरोना नाम सुना है ना, कोरोना वायरस को आप देखना ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के चारों तरफ कुछ निकला हुआ, नुकीला जैसा कुछ निकला रहता है। उस नुकीला स्ट्रक्चर का नाम ही कोरोना है, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस दे दिया गया। ये बात समझ लो। इसी तरह से ये जो उभरा हुआ निकला हुआ है इसका नाम ही बोल दिया ये कोरोना है, इसलिए नाम दे देगा इसका कोरोना रेडिएटा। वास्तव में जोना पेलुसिडा का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके क्या ऑप्शन है? इसके ऑप्शन हो गए आपको जोना पेलुसिडा बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे देखता हूँ इसका गूगली, ठीक है। बहुत अच्छा है, आप लोगों ने इसका ले लिया है। अब इसमें क्वेश्चन में 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अवगुणित होती है? ये तो आप लोग बार बार देखे होंगे अवगुणित, 2023 में पूछा हुआ है। अंडजननी कोशिका मतलब अवगुणित है, प्राथमिक अंडक है, द्वितीयक अंडक है और युग्मजनक है। इसमें जल्दी आंसर करें आप लोग, कौन इसके करेक्ट आंसर हैं? इसके करेक्ट आंसर जो हैं वो द्वितीयक। अब पूछा जाता है ना अवगुणित है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में आ जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड है, बाद बाकी सभी डिप्लॉइड है। क्या है? ये कोशिका डिप्लॉइड है, ये 2n है। ये क्या है? 2n है। मैं दिखाऊंगा क्यों है। ये भी 2n है और ये जो है n हो जाता है, और ये जायगोट तो हम जानते हैं पहले से 2n होता है। तो बताओ हैप्लॉइड कौन सा है? ये सी नंबर जो है आपके हैप्लॉइड के आंसर होगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका गूगली बताता हूँ कैसे हैप्लॉइड है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए बहुत अच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए इसका मैं गूगली बताता हूँ। अब जरा देखो, ये कहा जाता है प्रीमोडियल फॉलिकल्स है। प्रीमोडियल जनन कोशिका से तो कोई युग्मक बना है। जनन कोशिका 2n वाला होता है। जनन कोशिका हमारे बॉडी की एक कोशिका है, जो हमारे हर कोशिका की क्रोमोसोम की संख्या है उसकी भी वही सेम क्रोमोसोम की संख्या होगी। मतलब 2n हमारे हर सेल में है तो उसमें भी कितना होगा? 2n होगा। और ये जन्म सेल से माइटोसिस के द्वारा विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ऊगोनियम सेल बनाएगा, और ऊगोनियम सेल से ही अंडाणु बनने वाला है। याद रखना कैसे कैसे अंडाणु बन रहा है वो सारा चीज यहाँ पे समझो। पहले क्या हुआ? जर्म सेल था, जनन कोशिका था। जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम थे? 2n थे, मतलब डिप्लॉइड थे, मतलब द्विगुणित था। इसमें माइटोसिस हुआ और उससे बहुत सारा ओगोनियम सेल बना। अब देखो डायरेक्ट ये मियोसिस में भाग ले लेगा तो एक समय के बाद तो ये जनन कोशिका खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा मियोसिस में भाग ले लिया है। तो फिर जनन की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो रुकना नहीं चाहिए। इसने क्या बोला कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कोशिका बनाते हैं जो मियोसिस में भाग ले लेगा और कुछ को रहने दो, फिर उससे
और कोशिका का निर्माण कर लेंगे, फिर तब लगातार मियोसिस कर मतलब होता रहेगा, मतलब उसमें युग्मक का निर्माण की क्रिया लगातार बनी रहेगी। तो इसलिए क्या हुआ, जर्म सेल में माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से उगोनियम सेल बना, और ये माइटोसिस से उगोनियम सेल बनता है। तो माइटोसिस में जानते हैं ये 2n है, तो ये भी 2n ही रहने वाला है। अच्छा, ये 2n रहने वाला है। अब उगोनियम सेल से वो धीरे धीरे जो मियोसिस में भाग लेगा उसको कहेंगे प्राइमरी oocyte। जो मियोसिस में भाग लेगा प्राइमरी oocyte, तो उगोनियम 2n है तो प्राइमरी oocyte भी 2n है। अभी तक मियोसिस में भाग नहीं लिया है, अब ये 2n जो मियोसिस में भाग लेगा। अब मियोसिस में जैसे भाग लिया, मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ दो सेल बनेंगे। एक सेल का नाम हो जाएगा, एक सेल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, और दूसरे का नाम होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो फीमेल के शरीर में नष्ट हो जाता है, बच जाता है सेकेंडरी oocyte। तो ये अब प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte। मियोसिस हुआ तो यहाँ देखो ना, क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई कि नहीं हुई, तो कितना हो गया, 2n से n हो गया, तो हैप्लॉइड हो गया। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड होने से क्या बनेंगे, फिर दो सेल बनेंगे। एक सेल को कहेंगे ओवम, और एक दूसरा सेल होगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो बताओ इसमें कौन कौन से सेल जो है आपको हैप्लॉइड नजर आ रहे हैं। ये हमारे हैप्लॉइड है, एक ये हैप्लॉइड है, एक ये ओवम हैप्लॉइड है। क्लियर हो रहा है ना। ये आपको चार्ट याद रखना है, ये डेटा याद रखना है, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा है, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन। क्या थे ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सब्जेक्टिव सेक्शन की, जिसमें हम दोनों सेक्शन की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप को लेके आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप को लेके आएंगे। तब तक आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, एकदम खुश रहें, और जम के मेहनत करना है आपको। मिलता हूँ अगले दिन सब्जेक्टिव सेक्शन के साथ। तब तक जो है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।